अगर हम आपसे कहें कि आप टाइम ट्रैवल करके बहुत बहुत पहले के समय में जा सकते हैं, तो आप कौन से समय में जाना पसंद करेंगे? आप डायनासोर के उस युग में जा सकते हैं जब पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अधिक गर्म थी, या आप उस युग में जा सकते हैं जब तापमान आज की तुलना में बहुत अधिक कम था, या आप हमारे पूर्वजों के साथ एक विशाल मैमथ के पद चिन्हों पर चल सकते हैं जो हिमयुग के आइस एज के अंत के आसपास विकसित हुए थे। हम इन सभी प्राचीन जलवायु पैटर्न्स के बारे में जानते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने बर्फ की कोर, पेड़ों के तने के छल्ले यानी ट्री रिंग्स और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से मिले सबूतों का उपयोग करके उनका अनुमान लगाना सीख लिया है। अब हम जानते हैं कि मानव इतिहास के अधिकांश समय में लोग एक ऐसे पैटर्न की उम्मीद कर सकते थे जो नासा के इस ग्राफ जैसा दिखता है। यह ग्राफ दिखाता है कि इस रेखा की तुलना में हर साल तापमान कैसे बदलता है। यह ग्राफ 1880 से 1899 तक के औसत वार्षिक वैश्विक तापमान यानी एवरेज ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर को दर्शाता है। जब हम 1880 और 1940 के बीच के समय को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ साल तापमान इस औसत से अधिक होता था और कुछ साल ये कम होता था, लेकिन आमतौर पर यह वापस एक काफ़ी आरामदायक स्थिति में आ जाता था। हालांकि 1950 के दशक के आसपास वैश्विक औसत तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हमारे प्राचीन तापमान रिकॉर्ड में कभी भी अचानक होने वाली इतनी वृद्धि नहीं देखी गई थी। जब हम 1950 से लेकर आज तक के समय को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि भले ही कुछ साल तापमान अभी भी नीचे जाता है, लेकिन ये ठंडे साल भी पहले के समय के औसत तापमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म है। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में बदलाव देखा। ये ग्रीन हाउस गैसें सूरज की गर्मी को हमारे वायुमंडल में फंसा लेती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कांच का घर या ग्रीन हाउस कांच की दीवारों से सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। यही ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे ग्रह को गर्म और जीवन को रहने के योग्य बनाए रखता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने देखा कि एक विशेष ग्रीन हाउस गैस की मात्रा काफ़ी बढ़ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। जलवाष्प यानी वाटर वेपर के अलावा CO2 स्वाभाविक रूप से सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, लेकिन हम लकड़ी या जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला और तेल जलाकर भी CO2 मुक्त करते हैं। समय के साथ इंसान हवाई जहाज, कार और ट्रेन जैसी चीज़ों को चलाने के साथ साथ बिजली बनाने के लिए भी इन ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं। इन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में पहले से कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। यह पृथ्वी द्वारा सामान्य रूप से मुक्त की जाने वाली मात्रा से बहुत अधिक है और इसकी दर भी बहुत तेज है। ग्रीन हाउस गैसों का यह लगातार भारी होता कंबल हमारे वायुमंडल में अतिरिक्त गर्मी को फंसा रहा है, जबकि सामान्य तौर पर इस गर्मी को अंतरिक्ष में वापस लौट जाना चाहिए था। और इसी कारण से पृथ्वी का औसत तापमान उस स्तर से कहीं अधिक ऊपर जा रहा है जिसकी वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक पैटर्न्स के आधार पर उम्मीद की थी। हालांकि वैज्ञानिक पहले इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, लेकिन अब अधिकतर लोग इसके लिए एक अधिक व्यापक शब्द का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। औसतन थोड़ी अधिक गर्म दुनिया शायद कोई बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रह की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में एक छोटा सा बदलाव भी बहुत भयंकर परिणाम ला सकता है। जलवायु परिवर्तन के शुरुआती संकेतों का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी ठंडी जगहें गर्म होंगी, बर्फ पिघलने लगेगी। वह सारा जमा हुआ पानी अचानक महासागरों में बहने लगेगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर हमारे ग्रह के मौसम के चक्र पर पड़ेगा। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में अजीबोगरीब मौसम की खबरें सुनी हैं? ऐसी जगहों पर बर्फबारी जो आमतौर पर गर्म और सूखी रहती हैं, या ऐसी जगहों पर सूखा पड़ना जो आमतौर पर ठंडी और बारिश वाली जगहें हैं। बेहद गर्म गर्मियों के दौरान लगने वाली भयंकर आग और समुद्र तटों से टकराने वाले भयंकर तूफान जो शहरों में बाढ़ ले आते हैं। इनमें से कई प्राकृतिक आपदाएं पहले काफ़ी कम हुआ करती थीं, लेकिन अब वे आम होती जा रही हैं
और ये बिल्कुल वैसा है जैसा जलवायु वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी। लोगों ने पीढ़ियों से मौसम के एक स्थिर पैटर्न पर भरोसा किया है, इसीलिए वे अपने स्थानीय पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों के हिसाब से ढलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो समुदाय पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस कर रहे हैं, वे चिंतित हैं कि वे अपने घर, अपनी आजीविका या अपने भोजन और पानी के स्रोत खो देंगे। वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो वायुमंडल से अतिरिक्त CO2 को हटाने में हमारी मदद कर सकती हैं। लेकिन इस बीच उनकी सलाह ये है कि हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही कम करना चाहिए। इससे हम औसत वैश्विक तापमान में होने वाली इस वृद्धि को नियंत्रित कर पाएंगे, जिससे समुदायों को अपने आसपास के बदलावों के हिसाब से ढलने का समय मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे समाज के काम करने के तरीके को बदलना काफ़ी मुश्किल है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए आप कुछ लोगों को व्यक्तिगत आदतों में बदलाव लाने के लिए कहते हुए देख सकते हैं, जैसे कि पौधों पर आधारित भोजन खाना या कम कार्बन वाले परिवहन के तरीकों का उपयोग करना। आप अन्य लोगों को ये कहते हुए भी सुन सकते हैं कि चूंकि अधिक आबादी वाले देशों में बड़े संगठन सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमें उन पर व्यापक संस्थागत बदलाव करने के लिए अधिक दबाव डालना चाहिए। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बारे में इन सभी अलग अलग तथ्यों और रायों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में रहने के बारे में सोचना मुश्किल है जो उस दुनिया से बहुत अलग हो सकती है जिससे हम हमेशा से जानते आए हैं। लेकिन ये भी सच है कि अपने स्वयं के जीवन में आसान और टिकाऊ आदतों को, सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाना काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा हम उन समूहों से भी जुड़ सकते हैं जो बड़े स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। भविष्य की कल्पना करना तब आसान हो जाता है जब आप इसे आकार देने में दूसरों की मदद करते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि पृथ्वी पहले कैसी थी और अब वर्तमान में उसके साथ क्या हो रहा है, तो चलिए अब अपने ग्रह के भविष्य की ओर देखने का प्रयास करते हैं। आपके लिए पृथ्वी का एक आदर्श भविष्य क्या है और आप इसे सच करने में कैसे मदद कर सकते हैं?